हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक को साथ में आए हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। आज हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म या पॉइंट के बारे में जानेंगे कि ये जो पॉइंट है आपको हर एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है उसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि वेनस रिटर्न जो होता है हमारे कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेशेंट है जिसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कितना होता है 5 to 6 लीटर पर मिनट, तो उसका वीनस रिटर्न कितना होगा। तो जितना उसका कार्डियक आउटपुट होता है उतना ही उसका क्या होता है, वीनस रिटर्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बात कर रहे हैं हार्ट रेट की। अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी कार्डियक आउटपुट क्या होगी, घटेगी। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा हार्ट रेट होगा उतना ही कम हमारा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है फोर्स ऑफ कंट्रक्शन। अगर फोर्स ऑफ कंट्रक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना जल्दी वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल्स, उतने ही जल्दी क्या होते हैं हमारे जो कार्डियक आउटपुट होता है उतना ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हमारे बराबर होता है किसके, ब्लड प्रेशर के। ठीक है। जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ही ज़्यादा उस पेशेंट का क्या होगा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ा रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि अगर जो एक बीपी का पेशेंट है तो उसका कार्डियक आउटपुट क्या होता है, आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है। बात करते हैं हार्ट रेट की। तो हार्ट रेट जो होता है जनरली हम अगर केस में देखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्लड प्रेशर के। यानी कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम, यानी जनरल कंडीशन में। ठीक है। अगर हम डिजीज कंडीशन को ना कंसीडर करें तो जनरल कंडीशन में जो होता है हार्ट रेट हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है अगर। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ब्लड यानी ब्लड की जो फ्लो होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, ब्लड प्रेशर के। यानी जितना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी ब्लड की यानी जो फ्लो की, उतनी ज़्यादा क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है। कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं जिसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमें बढ़ा देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला है डूरिंग द एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज के टाइम जो होता है आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको बढ़ा देखने को मिल सकता है। एज, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है। स्ट्रेस या इमोशन के कंडीशन में भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमें इंक्रीज मिलता है। ठीक है। ओबेसिटी, अगर कोई पेशेंट ओबेज है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर जनरली इंक्रीज देखने को मिलता है। ये जनरल कंडीशन है यानी ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है। हाई सोडियम इंटेक, अगर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, सोडियम यानी नमक का यूज कर रहा है, उसमें भी हमें जनरली बीपी देखने को मिल सकता है इंक्रीज। ठीक है। आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद भी आपको क्या होगा, बीपी बढ़ा मिल सकता है। ठीक है। अब किन कंडीशन में बीपी हमारा जो लो देखने को मिल सकता है, एट स्लीप, ड्यूरिंग द स्लीप, जब आप सोते हैं तो उस टाइम जो आपका बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, स्लो डाउन होता है। क्योंकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है ड्यूरिंग द स्लीप वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे जो आपको हर एक प्रकार के डिजीज़ में देखने को मिल सकता है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर हैं जो आपको डिजीज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं आपको इस दो कैटेगराइज में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आपका कैटेगरी होगा वो आपका मॉडिफाइड होगा, ठीक है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो होगा आपका रिस्क फैक्टर वो नॉन मॉडिफाइड होगा जिसमें आप चेंज नहीं ला सकते। ठीक है। तो पहले बात करते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर की। तो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में जो हमारा पहला आता है वो हमारा आता है ओबेसिटी। ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है, अगर कोई पेशेंट ओबेस होता है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ठीक है, कि उसको हाइपरटेंशन होने के, यानी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई पर्सन है लेस एक्टिव है, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसमें भी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो डिजीज़ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसे
पर्सन जो कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठकर ही क्या कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज होने की जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जंक फूड। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जंक फूड ईटिंग कर रहा है तो उसमें भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाई फैटी डाइट, ठीक है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, फैटी डाइट, ऑयली सब्सटेंस वगैरह का यूज कर रहा है, ठीक है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, फैट वगैरह का ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, तो ये फैट क्या कर रहा है, डिपोजिट हो रहा है हमारे बॉडी में, ठीक है, इसीलिए वजह से क्या हो रहा है, आपको ओबिसिटी हो रही है। और कभी कभी ये जो फैट होता है हमारी जो आर्टरी होती है उसमें डिपोजिट होने लगता है, ठीक है, जिसके तरह से तमाम तरीके से हार्ट डिजीज होने लगती है, ठीक है। आगे हम उसके बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, तो उसको भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आप ये सब रिस्क फैक्टर है, आप इसको मॉडिफाइड चेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसको चेंज करके अपने मतलब जो हेल्थ को सुधार सकते हैं, ठीक है। इसमें है स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, अगर कोई स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉपर तरीके से आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका हेल्थ पे भी क्या करेगा, वो इफेक्ट डालेगा, ठीक। बैड हैबिट, अगर आप किसी प्रकार का बैड हैबिट कर रहे हैं, जैसे कि आप अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज़ के, आपको मतलब तमाम तरीके से डिजीज़ हो सकती है, चाहे आपको रीनल डिजीज़ हो सकता है, चाहे वो आपका लीवर्स का हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको मल्टीपल डिजीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा इसमें है मॉडिफाइड में आपका है ओवर ड्रग्स, ठीक है, यूज, अगर जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स का यूज कर रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, ये अफेक्टेड करेगा हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट जो हमारा है हाई सोडियम इंटेक, अगर कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में सोडियम यानी नमक साल्ट वगैरह का यूज कर रहा है तो उसमें भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज़ देखने को मिल सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइड की। तो नॉन मॉडिफाइड में आपका एज आता है, एज को आप सभी लोग को पता है कि एज को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे जैसे बढ़ता है एज हमारा तो उसमें जो ओल्ड वर्सन पर्सन जो क्या होता है मोर देन 40 ईयर एज के होते हैं तो उनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज होने के ज़्यादा संभावना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हेरिडिटी, आप हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी फैमिली को अगर वो डिजीज़ रहा हो तो चांसेस होते हैं कि वो उनके बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र हो सके। जेंडर, ठीक है, मेल मतलब कि एज कंपेयर फीमेल की बात की जाए तो मेल में ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेशियल मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या होती है उनकी लाइफ स्टाइल होती है, कुछ ब्लैक वाइट जैसे अफ्रीकन वगैरह हो गए, अपने इंडिया के अलग हो गए, तो उनकी लाइफ स्टाइल पे भी हम क्या करता है अफेक्ट करता है हमारी डिजीज़ कंडीशन। कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया हो, कोई डिसऑर्डर हो रहा हो, उस कंडीशन को भी हम क्या करते हैं मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, किसी प्रकार का अगर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हुआ हो तो उस प्रकार वो भी हमारा क्या करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट डालता है और कहीं ना कहीं वो क्या करता है वो डिजीज़ को फिर से बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन से कॉमन साइन सिम्टम देखने को हमें मिल सकते हैं। तो आप ये जो साइन सिम्टम मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको जनरली किसी डिजीज़ के बारे में पता है तो उस डिजीज़ को आप ये जो साइन सिम्टम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी डिजीज़ों में आप क्या कर सकते हैं इंक्लूडेड कर सकते हैं। कुछ उनके स्पेशल साइन सिम्टम होते हैं बट आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये साइन सिम्टम इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है फीवर, पेशेंट को फीवर देखने को मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है रूमेटिक आर्थराइड मतलब फीवर आते हैं, ये जो हार्ट के केस में आता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उस केस में भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर पेरिकार्डाइटिस हो गया या फिर इंडोकार्डाइटिस हो गया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिजीज़ हर एक डिजीज़ को। तो उस कंडीशन में भी आपको कर सकता है फीवर देखने को मिल सकता है। चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका एंजाइना पेक्टोरिस के केस में हो गया, ठीक है, एमआई के केस में हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो ये डिजीज कंडीशन है जिसमें आपको चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, ये आपके कॉमन साइन सिम्टम है जो मोस्ट ऑफ
डिजीज कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेकीकार्डिया, ठीक है, टेकीकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है। पेशेंट की जो हार्ट रेट रहेगी वो क्या होगा, आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। टेकीपीनिया देखने को मिल सकता है, जो ब्रीदिंग होगी वो आपकी इंक्रीज मिलेगी। ठीक, एंजाइटी पेशेंट में होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं, डिजीज होती है, तो उनमें पेशेंट को सर्वाइवल चांसेस जो होती है बहुत कम होती है, तो पेशेंट बहुत वरी रहता है अपनी डिजीज़ को लेकर, तो उसको एंजाइटी ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकता है। पेशेंट डिस्कम्फर्ट, अगर एंजाइना वगैरह के केस में हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट आपको मिलेगा और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन साइन सिम्टम थे जो पेशेंट में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम इसके कॉमन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुआ है तो आप उसमें कौन से कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम प्रायोरिटी वाइज चलेंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब कॉमन डायग्नोस्टिक करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, कि आपको ये समस्या कितने दिन से हो रही है, कब से हो रही है, क्या पहले भी इससे समस्या हुई थी, तो इन सब चीज़ों को हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। यानी आप 5 होते हैं वैसे, तो जनरली 4 होते हैं। आपका इंस्पेक्शन करेंगे, आप पाल्पेशन करेंगे, ठीक है, परकशन करेंगे और आप अस्कल्टेशन करेंगे। इससे क्या करेंगे, आप पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसको आप फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आप स्टेप, आप ये आपने कर लिया, उसके बाद आप कौन सा स्टेप लेंगे, उसके बाद आप कराएंगे पेशेंट की ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ग्राफी कराएंगे उसका। तो ईसीजी क्या होता है, आप जान लीजिए कि एक टेक्निक होता है जो या प्रोसीजर होता है बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हैव रिकॉर्डेड। यानी इसमें क्या हो रहा है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पर हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप पेशेंट में आप डायग्नोसिस करा सकते हैं वो है ट्रेडमिल टेस्ट। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट आप इसे हम स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। पेशेंट जो कि क्या हो रहा है, मतलब एंजाइटी वगैरह से सफ़र कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको चेस्ट पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप ट्रेडमिल टेस्ट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप होल्टर मॉनिटर क्या होता है, एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस होता है। ठीक है, या फिर इसे हम एम्बुलेटरी डिवाइस भी बोलते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि होल्टर मॉनिटर क्या होता है, तो होल्टर मॉनिटर क्या होता है, एक एम्बुलेटरी डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि ये पेशेंट पे हम लगाकर उसको छोड़ देते हैं और उसकी जो कार्डियक मॉनिटरिंग होती रहती है वो कंटिन्यू 24 आवर तक क्या होता है, कार्डियक को मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, और जो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, मतलब आप जिस समय पेन ज़्यादा हो रहा है तो उस समय हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को बोलते हैं कि आप जब पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, उस टाइम को। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं आप पेशेंट की। इकोकार्डियोग्राफी कुछ और नहीं होता है, ये कार्डियक अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, जिसपे आपको विजुअलाइजेशन दिखता है कार्डियक की मसल्स, मतलब उसके क्या देखते हैं आप, कोई भी एनोमलीज में हार्ट के स्ट्रक्चर में, अगर हार्ट में कोई स्ट्रक्चर में कोई भी एनोमलीज, कोई abnormality देखने को मिल रही है तो आप हम इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। ये 2D होता है, 3D या डॉपलर, मतलब ये इमेज को दर्शाता है उसमें, टाइप्स ऑफ इमेज में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करा सकते हैं, आप उसके बाद ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी यानी कि टी करा सकते हैं आप पेशेंट में। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। ठीक है, और काफ़ी मतलब कि हाई अमाउंट, मतलब पैसे इसमें कॉस्टली रखते हैं। इमेजिंग टेस्ट होता है यूज साउंड वेव, इसमें क्या होता है, साउंड वेव का यूज होता है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी मूविंग पिक्चर ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, जो पिक्चर जो थी क्लियर विजुअलाइजेशन देता है, यानी जो पिक्चर होती है हार्ट की उसे क्लियर विजुअलाइजेशन देता है, उसका साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ हमें उसे प्रॉपरली देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट जो हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें आता है कार्डियक हार्मोन्स आते हैं या फिर कार्डियक मार्कर आते हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आप करा सकते हैं। तो उसमें है CKMB होता है क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ये आप पेशेंट में करा सकते हैं। तो इसमें कुछ ये मतलब कि एक ब्लड एंजाइम टेस्ट होता है, ब्लड में आप क्या करते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं कि CKMB वगैरह कितना होता है। तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसका 26 से 174 यूनिट पर लीटर होता है। इट कैन राइज, ये क्या होता है, राइज होता है इन द केस ऑफ MI,
यानी कि क्या होता है, एमआई के केस में क्या होता है 24 आवर में यह राइज हो जाता है और एक पीक 48 आवर, यानी कि ये 48 आवर पे पीक लेवल पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा जो कार्डियक हार्मोन्स होता है वो हमारा होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी हार्ट मसल्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, यूज करते हैं हम डिटेक्ट टू हार्ट मसल डैमेज, यानी कि हार्ट में किसी प्रकार के अगर डैमेज हो रहा है तो हम ट्रोपोनिन वगैरह का टेस्ट करा सकते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक ट्रोपोनिन आई आता है और एक ट्रोपोनिन टी आता है। ठीक है, तो ये भी एक राइज कब होता है, आप देख सकते हैं विद इन 4 आवर ही क्या होता है, इसका जो लेवल होता है वो राइज हो जाता है और रिच पीक 7 to 10 डेज पे क्या करता है, पीक लेवल पे पहुंच जाता है। किसके केस में, आपके हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, तो जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो अगर ट्रोपोनिन आई की बात की जाए तो 0.6 नैनोग्राम पर एम और ट्रोपोनिन टी की बात की जाए तो 0.2 नैनोग्राम पर एम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है पेशेंट की। अब हम बात करते हैं जो थर्ड जो हमारा होता है वो हमारा होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये राइज कब होता है, विद इन 3 आवर और पीक पे कब पहुंच जाता है, 48 to 72 आवर पे ये पीक पे पहुंच जाता है। ये भी किस केस में देखने को मिलता है, ये आपको एमआई के केस में या फिर हार्ट अटैक के केस में आपको देखने को मिलता है। अगर इसके हम नॉर्मल लेवल की बात की जाए तो नॉर्मल जो लेवल होता है 140 to 280 यूनिट पर लीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारा होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी हार्ट मसल्स में पाया जाता है। इसकी जो लेवल होती है वो राइज हो जाती है विद इन 3 to 4 आवर में और रेपिडली क्या करता है, डिक्लाइन करता है 7 आवर में। यानी क्या करता है, ये भी राइज होता है 3 to 4 आवर में, लेकिन ये क्या होता है 7 आवर बाद क्या करता है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है इसका लेवल हमारी बॉडी में। ये भी क्या होता है, एमआई के केस को इंडिकेट करता है। अब हम कुछ अदर टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे सीआरपी आप करा सकते हैं, चाहे सी रिएक्टेंट प्रोटीन होता है उसका टेस्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, बीटा नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड का टेस्ट भी आप क्या होता है, ये सब हार्मोन टेस्ट हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट केस में पेशेंट में करा सकते हैं। अब हम कुछ कार्डियक मॉनिटर की बात करते हैं। तो आपने सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जब पेशेंट बेड पे रहता है तो उसको कार्डियक मॉनिटर लगा रहता है, एक मल्टीपैरा मॉनिटर, उसमें आपको रीडिंग दिखाई जाती है, आपको पल्स रेट दिखता है कि कितना पल्स रेट उसमें देखने को हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका है कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब पेशेंट में कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कोरोनरी में ब्लॉकेज वगैरह होगा उसको आइडेंटिफाई करने में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ मतलब कि क्या होता है, एक वायर होता है, गाइड वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डाई को डालते हैं और फिर क्या करते हैं, हम एक्सरे में उसका विजुलाइजेशन करते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है डैट यूज है स्पेशल डाई, एक डाई के यूज करते हैं एंड एक्सरे टू सी ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी इन योर हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, परफॉर्म टू चेक या डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी। किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है इंट्रा कोरोनरी या फिर वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट होता है, ये भी आइडेंटिफाई करता है ब्लॉकेज के लिए। तो इसमें भी क्या करते हैं, इंसर्शन करते हैं कैथेटर विद एन अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है उसमें। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का सेटअप होता है जो IVUS या फिर ICVS में हमें देखने को मिलता है। इनटू अ ब्लड वेसल्स इन अ ग्रेन और रिस्ट। ठीक है, इट इज़ अ इमेजिंग टेस्ट होता है, क्रिएट इमेजिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी के इनसाइड की जो भी इमेजेस वगैरह होती है हार्ट की, हाँ उसको हम क्लियरली विजुलाइज करते हैं इस इक्विपमेंट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टेस्ट के बारे में जो कि MUGA होता है, जिसका नाम होता है मल्टीगेटेड एक्विशियम स्कैनर। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी इमेजिंग टेस्ट होता है। सी हाउ योर हार्ट पंप ब्लड, यानी क्या होता है, ये देखता है कि आपका जो हार्ट है कैसे ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको विजुलाइजेशन देखने को मिलता है जब आप मल्टीगेटेड एक्वेशन स्कैनर कराने जाते हैं। इसमें हम रेडियो ट्रेसर का
यूज करते हैं जिससे पिक्चर जो हो क्लियरली विजुलाइज हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है पेट यानी कि पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये भी एक इमेजिंग स्कैन होती है। यूज अ रेडियो ट्रेसर, इसमें भी रेडियो ट्रेसर का यूज करते हैं टू चेक फॉर साइन ऑफ कैंसर, हार्ट डिजीज या फिर ब्रेन डिजीज। यानी क्या कर रहा है, ये चेक करते हैं अगर किसी प्रकार का कैंसर के लिए भी हम करते हैं ये टेस्ट। और हमारा ये क्या करते हैं, हमारा हार्ट डिजीज हो गया या फिर ब्रेन के डिजीज में भी हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं। इसमें जो डाई यूज करते हैं उसे हम फ्लोरीन डाई बोलते हैं, फ्लोरीन 80 डाई के नाम से डाई आता है, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो हमारा होता है EBCT, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये भी इसे हम अल्ट्रा फास्ट के नाम से भी जानते हैं, अल्ट्रा फास्ट CT के नाम से भी जानते हैं। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जो EBCT होता है उसका अदर नेम क्या होता है, तो इसका अदर नेम जो होता है अल्ट्रा फास्ट CT होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का CT स्कैन होता है विच टेक पिक्चर सो क्विकली। ये बहुत जल्दी क्या करता है, पिक्चर को मतलब कि कैच कर लेता है। टू अवॉइड ब्लर विजन, ये क्या करता है, ब्लर विजन को अवॉइड करता है, कॉज बीटिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, ऑल डिटेक्ट द कैल्शियम बिल्डअप, ये क्या करता है, कैल्शियम के बिल्डअप को भी डिटेक्ट करता है इन द आर्टरी ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट की जो आर्टरी होती है उसमें भी कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है उसके बिल्डअप को भी क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो हमारा होता है हीमोडायनामिक, हम मॉनिटरिंग करा सकते हैं। ठीक है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग क्या होता है, हाउ योर ब्लड फ्लो यानी थ्रू योर आर्टरी एंड वेन, यानी कि कैसे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है आपके आर्टरी और वेन से, एंड द फोर्स डेट अफेक्टेड योर ब्लड फ्लो। ठीक है, जो फोर्स कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके ब्लड फ्लो को, उसको हम मॉनिटर करने के लिए आप हीमोडायनेमिक मॉनिटर का यूज करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है इन लेमिनर पैटर्न में होता है, कैसे होता है, लेमिनर पैटर्न में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं, लेमिनर फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन पैटर्न इसे बोलते हैं। अब कुछ नॉर्मल हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं, और उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो कुछ नॉर्मल हीमोडायनेमिक पैरामीटर होते हैं जैसे कि सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है CVP, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3 to 8 mm/Hg। नेक्स्ट जो होता है राइट एट्रियम प्रेशर मीन्स होता है 0 to 8 mm/Hg। राइट वेंट्रिकल्स प्रेशर सिस्टोलिक का जो होता है वो होता है 15 to 30 mm/Hg। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर पैप सिस्टोलिक के केस में होता है 15 to 30, मीन्स के केस में होता है 8 to 20 mm/Hg, और डायस्टोलिक के केस में होता है 3 to 12 mm/Hg। ठीक है, ये केस आपको देखने मिलता है। आगे हम कुछ और पैरामीटर देखते हैं। तो पल्मोनरी वेज होती है प्रेशर PCWBP, ये कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप फुल फॉर्म को भी क्या करते हैं, ध्यान में रखते चलिएगा। तो इसका जो होता है 4 to 15 mm/Hg होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम प्रेशर जो होता है मीन्स का होता है 2 to 12 mm/Hg, और लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 5 to 12 mm/Hg होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको मतलब कि MCQ वगैरह में भी पूछे जाते हैं, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी ये पैरामीटर कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, या तो इनके फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिए जाते हैं या तो इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अलग पैरामीटर के बारे में। तो इसमें कुछ अलग हैं जैसे कि पेरिफेरल एंजियोग्राफी या फिर पेरिफेरल आर्टरियो या फिर बीनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोरोनरी आर्टरी मतलब कि जो हार्ट मसल्स होती है उसके अलावा जो हमारे सराउंडिंग बॉडी के चारों तरफ होती है उसकी आर्टरी को हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। ठीक है, उसके ब्लॉकेज वगैरह को हम चेक करते हैं। चेक द ब्लॉकेज इन द पेरिफेरल वेन या आर्टरी। ठीक है, विथ यूज ऑफ डाई। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज करके हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। ठीक है, ब्लॉकेज सीन इन एक्सरे, ये डाई वहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे जाके ये डाई रुक जाएगी, और हम जब भी एक्सरे में इसका विजुलाइज करेंगे तो वो डाई हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे हम पेशेंट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है।
अब हम इसके कुछ कॉमन मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं जो मोस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। तो हम इसमें फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों तरह के हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन देते हैं, तो जिसमें जो सबसे पहला मेडिसिन होता है वेसोडाइलेटर होता है। ये उन केस में देते हैं जिसमें क्या होता है, जो वेसल्स होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर या फिर एमआई वगैरह के केस में भी क्या होता है, जो वेसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये क्या होता है, वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है हाइड्रोलेजाइन। ये सारी क्या हो रहे हैं, इंजेक्शन के भी फॉर्म में आते हैं और टेबलेट के भी फॉर्म में आते हैं। मिनॉक्सीडीन हो गया या फिर सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये इंजेक्शन होते हैं जो कि वेसोडाइलेटर का काम करते हैं। कुछ इसमें कैटेगरी है जैसे कि नाइट्रेट है जो कि शॉर्ट एक्टिंग, अगर केस की बात की जाए तो जो होता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि कम समय में ही काम करता है। और ग्लिसरॉल नाइट्रेट हो गया, ये शॉर्ट एक्टिंग के लिए होता है, मतलब एक्शन जो होता है इसका शॉर्ट होता है। जो लॉन्ग एक्टिंग होता है वो हमारा होता है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट या फिर डाइनाइट्रेट। ये लॉन्ग एक्टिंग एक्शन करता है या फिर इससे एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो इसमें मेडिसिन हो जाती आती है वो होती है हमारा एंटी प्लेटलेट्स। ठीक है, एंटी प्लेटलेट्स देते हैं जैसे कि आपका एस्पिरिन हो गया या फिर डिक्लोपिडिन हो गया। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स के अगर क्लॉट वगैरह जम रहा है तो उस क्लॉट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हम देते हैं पेशेंट में एनाल्जेसिक। इसमें जो पेन होता है वो सीवियर पेन होता है, तो इसमें हम मॉर्फिन का यूज करते हैं एज ए एनाल्जेसिक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट जो देते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया हमारा या फिर हमारा यूरोकाइनेज, ये हम थ्रोम्बस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन के लिए हम देते हैं पेशेंट में। ठीक है, अगर वो थ्रोम्बस क्या हो रहा है, किसी आर्टरी में ब्लॉकेज कर रहा है तो उस थ्रोम्बस को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करने के लिए या फिर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पेशेंट में स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज देते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की, तो इसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं पेशेंट में जैसे कि प्रोपिनोल हो गया, ठीक है, एटेनोल हो गया। ये बीटा ब्लॉकर के कुछ एग्जांपल हैं जो हम पेशेंट में देते हैं। ये हम आप जब अलग अलग डिजीज़ आप पढ़ेंगे तो उस डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन किस डिजीज़ में दी जाती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। पर ये कुछ कॉमन मेडिसिन होती है जो मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, वेसोडाइलेटर या फिर बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं, मतलब कि ये ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज़ जो होते हैं उसमें हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जैसे कि निफेडिपिन हो गया या फिर एमेलोडिपिन। ठीक, एसीए इनहिबिटर देते हैं। ठीक है, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, एनाप्रिल हो गया, रेमिप्रिल हो गया। और डायबिटिक में लेसिक्स, फ्रूसेमाइड, थायोजाइड, मैनिटोल, ठीक है, स्पाइरोलैक्टिन, मतलब कि ये सब मेडिसिन होती है जो हम पेशेंट में देते हैं। आप इनको दो दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, तो ये कोशिश करिए कि एग्जाम्पल को आप याद रखिए जब भी आप उस डिजीज़ के मैनेजमेंट को लिख रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं जैसे कि पेशेंट में एंटीकोगुलेंट भी देते हैं पेशेंट में। तो एंटीकोगुलेंट क्या देते हैं, हिपेरिन होता है और वॉरफेरिन। अगर आप किसी भी पेशेंट को हिपेरिन दे दिए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में आपको बाई मिस्टेक हिपेरिन दे दिए, तो उसका एंटीडोट जो होगा वो हमारा होगा प्रोटामाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो हिपेरिन होता है उसका एंटीडोट क्या होता है, उसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन। और जो वॉरफेरिन होता है जो उसका एंटीडोट होता है उसे वो विटामिन के। यानी अगर किसी पेशेंट को आपने वॉरफिन दे दिया, अगर उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आप उसको क्या करेंगे, विटामिन के देंगे। ठीक है, उसका एंटीडोट होता है। ये आपको कंपटीशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो होता है आप उसमें प्रिवेंशन ला सकते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले ही आप अपने लाइफ स्टाइल या मॉडिफिकेशन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं जैसे कि आपको एक्सरसाइज, अवॉइड एएसटी, अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको, इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न को आप अपना अच्छा करके भी अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उसे सुधार सकते हैं। ठीक है, ओबेसिटी को आप कम करके भी जो भी कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज होगी उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और लेस स्ट्रेस, ठीक है, आप स्ट्रेस को कम से कम या फिर स्ट्रेस को बिल्कुल भी आप ना लीजिए। ठीक है, उसके वजह से भी आपका जो हेल्थ जो होता है इम्प्रूवमेंट काफ़ी होता है स्ट्रेस की वजह से।
अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो आपके जैसे जैसे स्ट्रेस लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो हेल्थ कंडीशन होगी वो आपकी बिगड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप मिनिमाइज़ करिए इसको, स्ट्रेस को, और जो आपका कार्डियोवैस्कुलर की डिजीज़ होगी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। नेक्स्ट जो होता है आपका डाइटरी मैनेजमेंट आता है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में आप लो सोडियम डाइट या फिर अवॉइड करेंगे सोडियम रिच डाइट को। ऐसी डाइट जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, तो उस डाइट को भी आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो होता है अवॉइड फैटी फूड या फिर जंक फूड। आप कोशिश करिए कि जो फैटी फूड या फिर जंक फूड आप खा रहे हैं वो कम से कम उसका यूज़ करें, महीने में एक बार खाएं या फिर 15 दिन में या फिर 1 वीक में एक बार खाएं, मतलब ज़्यादा इसका कंजप्शन ना करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है अवॉइड ओवर ईटिंग। ठीक है, जो खाना आप खा रहे हो मतलब टुकड़ों में खाएं, छोटे छोटे मील्स में। नेक्स्ट जो है अवॉइड कैफीन और प्रोडक्ट, जो भी कैफीन प्रोडक्ट है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज़ होते हैं उसमें कुछ पैरामीटर्स वगैरह थे, उनको हमने देखा। प्लस हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जो कॉमन रिस्क फैक्टर थे उनमें देखा। ये जो कॉमन रिस्क फैक्टर हैं आप हर एक डिजीज़ में क्या करते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने को आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोगों ने कॉमन साइन सिम्टम वगैरह देखे, तो भी आप कॉमन साइन सिम्टम पेशेंट में लिख सकते हैं। और कुछ डायग्नोसिस हैं जो मोस्टली कॉमन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री टेकिंग हो गया, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, इस ECG, ठीक है, कार्डियक मार्कर वगैरह, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो आप हर एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसके मैनेजमेंट देख लिया था। ठीक है, फॉर्मेलॉजिकल और नॉन फॉर्मेलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि आप ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं। आप जो ये जो नॉन फॉर्मेलॉजिकल मैनेजमेंट होता है आप ये हर एक डिजीज़ कंडीशन के पेशेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले जो वीडियो जो हमारा आने वाला है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक एक डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।